सुप्रभात बच्चों, मैं नेकराज मौर्य चौधरी MRM ETT इंस्टीट्यूट 5 NMD निर्वाणा से। हम आज DELED प्रथम वर्ष के विषय हिंदी भाषा शिक्षण एवं प्रवीणता के प्रकरण ध्वनियों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो प्रकरण रहेगा वो रहेगा ध्वनियों के वर्गीकरण। तो ध्वनियां दो प्रकार की होती हैं। पहला है स्वर ध्वनि और दूसरा है व्यंजन ध्वनि। स्वर और व्यंजन दो प्रकार की ध्वनियां होती हैं। आज हम शुरुआत स्वर ध्वनि से करेंगे। स्वर ध्वनि, स्वर ध्वनि कहते किसे हैं? वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय फेफड़ों से उठी हुई वायु निर्बाध गति से बिना रुके हुए बाहर निकले, वो जो ध्वनियां होती हैं वो सारी ध्वनियां स्वर ध्वनियां होती हैं, जो कि टोटल 11 होती हैं। कितनी होती हैं? टोटल 11। कौन कौन सी? ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये टोटल 11 जो ध्वनियां होती हैं ये स्वर ध्वनियां होती हैं। अब बात करें हिंदी वर्णमाला में मात्राएं की, तो मात्राएं 10 प्रकार की होती हैं। हिंदी वर्णमाला में मात्राएं 10 प्रकार की होती हैं। कितनी? 10 प्रकार। ए की जो मात्रा होती है वो 0 होती है, कोई नहीं होती है। आ की मात्रा ये होती है। ई की मात्रा ये छोटी ई, जिसे अपने आम बोलचाल में छोटी ई बोलते हैं, तो उसकी मात्रा ये। बड़ी ई की ये, उ की छोटी उ की ये मात्रा, फिर उ की बड़ी उ जिसे अपने लिखते हैं ये है। री ऋषि की मात्रा जो नीचे अपने हलंत के तौर से ऐसे लगाते हैं वो री ऋषि। ए की ये मात्रा होती है। ऐ की ये, ओ की ये, औ की ये टोटल 10 प्रकार की मात्राएं होती हैं हिंदी वर्णमाला में। स्वरों का वर्गीकरण, पहला जो वर्गीकरण है अब अपने करते हैं स्वरों का वर्गीकरण। इसमें वर्गीकरण जो पहला है वो है उच्चारण काल के आधार पर। इस पे उच्चारण काल के आधार पर, या अपने इसको यूं लिख सकते हैं मात्रा काल के आधार पर। जो पहला है इसका वो होता है लघु स्वर, दूसरा होता है वो होता है दीर्घ स्वर, और जो तीसरा होता है वो होता है क्लुप्त स्वर। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो लघु स्वर है, लघु स्वर इनकी जो मात्रा है उसमें कम समय लगता है, और ये जो मूल स्वर होते हैं। और इसमें से कौन कौन से होते हैं? 4 होते हैं ये। ए अपने जिसको बोलते हैं जो छोटी ई वो, और उ और री ऋषि, ये होते हैं टोटल 4। और जो दीर्घ स्वर है वो होते हैं आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ और औ। ये होते हैं टोटल 7। अब आते हैं क्लुप्त स्वर के ऊपर। ये जो क्लुप्त स्वर है इसमें जो लंबा समय लगे उसे अपने क्लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे ओम, इसको समझने के लिए अपने लिखते हैं ओम, जो किसी का नाम होता है ओम। एक तो ओम पढ़े सीधा, और एक ओम, तो जो 2 मात्रा से भी अधिक समय लगे वो होता है क्लुप्त स्वर। वर्गीकरण है वो है जाति के आधार पर। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सहजातीय, और जो दूसरा होता है वो होता है विजातीय। जाति के आधार पर 2 वर्गीकरण किए गए हैं स्वर का। पहला सहजातीय कि जिन स्वरों की बनावट समान होती है वो जो होते हैं सहजातीय होते हैं। इसमें से है ए, आ,
ई ई, और होता है ऊ और ऊ। ये जो होते हैं ये सहजातीय होते हैं। अब ए है वो अपने आप से खुद ही ए है, ऐसा किसी को नहीं पता ये कैसे बना, किंतु आ है वो ए और ए से बना है आ। उसी प्रकार ई और ई है, ई खुद मूल स्वर है और जो ई है वो ई और ई से बना है। इसी प्रकार ऊ और ऊ है, ऊ मूल स्वर आ गया और ऊ है जो वो ऊ और ऊ से बना है। अब आ जाए वी जाती है। वी जातीय है ये 4 प्रकार के हैं, ए, ऐ, ओ और औ। अब इसे वी जातीय क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इनका जो है वो दूसरे से बना हुआ है। जैसे ए है वो ए और ई और ई। अब ये देखो इसे वी जाति इसलिए कहा जाता है कि ये ए अलग जाति का है और ई अलग जाति है, इन दोनों को मेल से ये बना है ए। उसी प्रकार ऐ जो है वो ए और ए से बना है ऐ, ये दोनों ही अलग अलग जाति के हैं ए और ए। और ओ ए और दोनों ऊ से बना है ओ, इसलिए इसे द्विजातीय परिवार का बोला जाता है। और औ ए और ओ से बना है, ये द्विजातीय परिवार का हो गया। अब तीसरा वर्गीकरण, अब अपने तीसरा वर्गीकरण आता है जिह्वा के आधार पर। जिह्वा के आधार पर ये जो वर्गीकरण है ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो है अग्रभाग, दूसरा है मध्य भाग और तीसरा है पश्चिम भाग। मतलब ये है कि वे स्वर जिनको बोलने में अपने जीभ के आगे का हिस्सा है वो उठे, वो होता है अग्र भाग स्वर। ये होते हैं ई, ए, ऐ, ई, ए, ऐ। अब ये जो 4 स्वर होते हैं ये चारों स्वर बोलने में अपने जिह्वा के आगे वाला हिस्सा है वो प्रयोग ज्यादा होता है, इसलिए इसे अग्रभाग स्वर कहते हैं। और अब आगे मध्य, जैसे आगे वाला हिस्से को अपने अग्रभाग स्वर कहा गया ई, ए, ऐ, ओ, ई और ए, ऐ को, और मध्य भाग में सिर्फ एक स्वर होता है वो होता है ए। और उसी प्रकार पश्चिम भाग यानी वे स्वर जिनको बोलने में जीभ का पीछे वाला जो हिस्सा है वो प्रयोग में ज्यादा होता है वो होते हैं पश्चिम भाग। अब नॉर्मल सा है याद रखने का है कि ये अग्रभाग हो गया, ये मध्य भाग हो गया, जो बच गया वो पश्चिम भाग में लिख दो। अब कौन कौन से बच गए? आ, उ, ओ और औ, ये पश्चिम भाग के स्वर हो गए। चौथा वर्गीकरण आता है ओष्ठाकृति के आधार पर, यानी होठ के आकृति के आधार पर। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वृत्ताकार और दूसरा होता है अवृत्ताकार। वे स्वर जिनको बोलने में जो अपने होठ की आकृति है वो गोल हो जाए वो होती है वृत्ताकार। इसमें होते हैं उ और ओ, औ। कौन कौन से? उ, ओ और औ, ये होते हैं वृत्ताकार स्वर। और अवृत्ताकार में अब जो बच गए वो सारे इसमें आ जाएंगे। ए, आ, ई, ए, ऐ, ये अवृत्ताकार स्वर होते हैं। अब अपने 5वां वर्गीकरण करते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। ये उच्चारण स्थान के आधार पर जैसे कि जो अपने कंठ से लेके जो ओष्ठ तक है ये सारा सारा उच्चारण है। तो अपने पहले जो ध्वनि है वो है कंठ।
वे स्वर ध्वनियां जिसको बोलने में हम अपने कंठ का इस्तेमाल करते हैं वो होती हैं कंठ ध्वनियां। ये दो प्रकार की होती हैं, ए और आ। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, ए और आ। अब दूसरा आ गया तालव्य। तालव्य ध्वनि जिनके उच्चारण में जो जिह्वा है वो तालु को छुए वो होता है तालव्य ध्वनि। ये होते हैं ई और ई। अब तीसरा आ गया, तीसरा है मूर्धन्य, जिसके उच्चारण में अपने मूर्धा का प्रयोग किया यानी कि मसूड़ों का प्रयोग किया जाता है वो होता है मूर्धन्य स्वर। ये एक ही होता है री, ऋषि। अब आ गया चौथा, चौथा है ओष्ठ्य स्वर। इन स्वरों के उच्चारण को अपने होंठ का प्रयोग करते हैं। उच्चारण में किसका प्रयोग करते हैं? होंठ का। और ये होते हैं दो, उ और उ। ये दो प्रकार के हैं। अब आ गया पांचवा है कंठ तालव्य। कंठ तालव्य स्वर। अब देखो कंठ तालव्य स्वर है, तालव्य कंठ और तालव्य दोनों के प्रयोग से कंठ तालव्य बना है। जैसे ए और आ कंठ है और तालव्य ई और ई, इससे बन गया ए। और ए आ और ए से बन गया आई। यानी कि इसका देखें तो कंठ और तालव्य दोनों स्वरों का प्रयोग यहाँ पे हुआ है, इसलिए इसे कंठ तालव्य कहा गया है। अब आ गया छठा, छठा है कंठोष्ठ्य। कंठोष्ठ्य स्वर, इसके नाम में ही आपको पता चल जा रहा है कंठ और ओष्ठ्य, इन दोनों को मेल करवा दो और ये बन जाएंगे कंठोष्ठ्य स्वर। कैसे? ए और आ और ओष्ठ्य में उ और उ, इन दोनों के मेल से बन गया ओ। और दूसरा जो कंठोष्ठ्य होता है वो है ए आ और ओ, इससे बन जाता है औ। तो कंठोष्ठ्य में दो स्वर हो गए ओ और औ। अपना छठा वर्गीकरण है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर जो स्वर है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला स्वर है मूल स्वर। पहला स्वर है मूल स्वर। अब इसे मूल स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके निर्माण में कोई भी प्रक्रिया अज्ञात है, यानी किसी को नहीं पता है कि इनका निर्माण कैसे। पंजाबी में उड़ा और इंग्लिश में ए लिखते हैं अपने, और उर्दू में अली। तो जो प्रत्येक जो पहला शब्द है वो ए ही होता है। इनका प्रक्रिया मूल स्वर के निर्माण की प्रक्रिया है वो अज्ञात होती है। मूल स्वर ए, ई, ओ और रे, ये चार होते हैं। अब दूसरा आ गया संधि स्वर। संधि स्वर जिन स्वरों का निर्माण में दो या दो से अधिक स्वर का निर्माण हो वो होता है संधि स्वर। तो संधि स्वर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है दीर्घ स्वर और दूसरा है संयुक्त दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जो अपनी ही जाति से बने हुए होते हैं वो होते हैं दीर्घ स्वर। अब कौन कौन से दीर्घ स्वर? आ, ई और उ, ये अपने ही जाति से बने होते हैं, या आपने इसको दीर्घ स्वर को ये कह सकते हैं सहजातीय स्वर। अब अगर संयुक्त दीर्घ स्वर, इसमें कौन कौन से होते हैं? इसमें यह है कि भी संयुक्त है और साथ में दूसरे जाति से है, वो है ए, आई, ओ और औ। और इसे अपने एक तरह से द्विजातीय स्वर भी कह सकते हैं। सातवां है अपना
हवा व नाक के आधार पर, हवा व नाक के आधार पर। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है निर्नुनासिक स्वर, निर्नुनासिक स्वर यानी कि वे स्वर जिनको प्रयोग में हम नाक का इस्तेमाल न करें, वो होते हैं निर्नुनासिक स्वर। ये सारे के सारे स्वर जो होते हैं, ये सारे के सारे निर्नुनासिक होते हैं। ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये सारे के सारे निर्नुनासिक होते हैं। अब दूसरा आ गया अनुनासिक, अनुनासिक स्वर यानी कि वे उन स्वरों को अपने नाक का इस्तेमाल करें, जैसे अ, आ, ई, ए, ये सारे के सारे होते हैं, ये अनुनासिक होते हैं। जैसे अपने बोलते हैं ना चंद्र बिंदु या बिंदु, वो होते हैं अनुनासिक। अनुनासिक शब्दों का अपने इस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं, जैसे आंवला, ईंट। अब इनको ई और आ ये स्वर है, किंतु इसका अनुनासिक लगा दिया, ये अनुनासिक स्वर है आंवला और ईंट। अब वर्गीकरण, आठवां वर्गीकरण, आठवां वर्गीकरण अयोगवाह ध्वनियां। जिन स्वरों का प्रयोग, जिन ध्वनियों का उच्चारण हम स्वरों के प्रयोग से करते हैं, संयोग से होते हैं, वो होते हैं अयोगवाह ध्वनियां। ये दो प्रकार की होती हैं, एक अनुस्वार और दूसरा विसर्ग। अनुस्वार कौन से होते हैं? अं, और विसर्ग होता है अ। वर्गीकरण 9वां, आगत ध्वनियां। आगत ध्वनियां, आगत ध्वनियां वे होती हैं, वे ध्वनियां जो कि है तो अंग्रेजी भाषा में, किंतु उसको अपने वैसे का वैसे हिंदी भाषा में अपने प्रयोग करने लगे, तो वो होते हैं आगत ध्वनियां। किंतु ये है कि ये केवल अंग्रेजी में ही प्रयोग में होती हैं, हिंदी में नहीं। जैसे डॉक्टर, देखो, ऑफिस, कॉलेज इत्यादि, जो ये प्रकार की ध्वनियां हैं, वे आगत ध्वनियां कहलाती। अपने आप पुनः करते हैं हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर कितने होते हैं? 11, और कुल मात्राएं, कुल मात्राएं होती हैं 10। सारे के जो सारे स्वर होते हैं वो अलपप्राण और घोष होते हैं। क्या होते हैं? स्वर सारे अलपप्राण और घोष होते हैं। घोष को अपने सघोष भी लिख सकते हैं, घोष और सघोष। तो आज का जो अपना प्रकरण था स्वर ध्वनियां, वो पूरी हो चुकी हैं। अब अगले प्रकरण में हम व्यंजन ध्वनियां लेके आपके सामने जल्दी पेश होंगे।